मैं रणवीर सिंह यादव, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, डीएवी इंटर कालीगुरई। आज भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज इसी चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पार्ट 2 का पढ़ाया जाने वाला शीर्षक है लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या तथा फैराडे के नियम की उत्पत्ति। आप इसके पहले फैराडे के 2 नियम पिछले क्लास में पढ़ चुके और उनको दोबारा बताना चाहेंगे। फैराडे के पहले नियम के अनुसार यदि किसी बंद परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परपथ या चालक के क्षणों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E = डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम था। दूसरा नियम था जिसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं कि किसी कुंडली या परपथ में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न की गई है। ये 2 नियम आपने पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हमें लॉरेंज बल के आधार पर इन्हीं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की व्याख्या करनी है। हमने मान लिया कि ये हमारे पास इस तल में एक समान चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है। इस तल में कोई फ्रेम J, K, L, M ये चालक फ्रेम है। J, K, L, M स्थित है। इस फ्रेम पर L लंबाई का एक PQ चालक तार है। ये चालक तार L लंबाई का है जो इसी फ्रेम के ऊपर रखा गया है और इस चालक तार को इस फ्रेम पर बिना घर्षण आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। यदि हम इस PQ चालक तार को इस फ्रेम पर V वेग से तल में दाईं ओर गति कराते हैं तो आपको पता है इस चालक तार में धन आवेश वाले परमाणु होंगे, ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। निश्चित है इस चालक तार PQ में उपस्थित धन व ऋण आवेशों पर चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कार्य करेगा। उस लॉरेंज बल के कारण धन आवेश पर लगने वाला बल तीसरे की ओर व ऋण आवेश पर लगने वाला बल Q शरीर की ओर कार्य करेगा। लेकिन आपको बता चुके हैं कि धन आवेश वाले परमाणु किसी भी चालक में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसीलिए इस चालक तार के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल Q शरीर की ओर कार्य करेगा, जिससे कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चालक तार में P से Q शरीर की ओर गति करने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये बंद परपथ उपलब्ध है P, Q, L, K, P। इस चुंबकीय बल के कारण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस बंद परपथ में प्रवाहित होने लगेंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन इस बंद परपथ में प्रवाहित होंगे तो कंफर्म में इस बंद परपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा रहने लगेगी। तो निश्चित है इस चालक तार पर धारा P, K, L, Q, P मार्ग से प्रवाहित होने लगेगी। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का मान सदैव F = IBL sin थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है क्योंकि चालक में प्रवाहित धारा व चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो निश्चित है इस चालक तार PQ पर चुंबकीय बल IBL के तुल्य कार्य करेगा। यदि लगने वाला बल F' हो तो लगने वाले चुंबकीय बल का मान F' = IBL के बराबर होगा। आप इसके पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पढ़ चुके हैं कि इस चालक में धारा
Q से P से की ओर होगी, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है, तो निश्चित है इस PQ चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये बल, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, धारा यहाँ को हो गई, तो लगने वाला बल चालक पर गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा और इस बल की न्यूमेरिकल वैल्यू F डैश इक्वल टू IBL के बराबर होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम चालक तार को अचल वेग से गति कराना चाहते हैं तो हमें इस चालक तार पर F डैश के बराबर व विपरीत एक अतिरिक्त बल लगाना होगा। अतः चालक तार को नियत वेग से गति कराने के लिए लगाए गए अतिरिक्त बल का मान F इक्वल टू माइनस F डैश इक्वल टू माइनस IBL के तुल्य होगा। इस बल के प्रभाव में ये चालक तार गति करेगा। माना कि ये चालक तार डेल्टा t समय में डेल्टा x दूरी तय करके नई स्थिति P डैश Q डैश में पहुंच जाता है, तो PQ से नई स्थिति P डैश Q डैश तक विस्थापित होने में किए गए कार्य का मान W इक्वल टू F इंटू डेल्टा x के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू का मान माइनस IBL इंटू डेल्टा x के बराबर हो गया। क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी विस्थापित दूरी का मान डेल्टा x है, तो यह भी निश्चित है डेल्टा x का मान b इंटू डेल्टा t के बराबर होगा। तो यहां से कार्य का मान हो गया W इक्वल टू माइनस IBL इंटू b इंटू डेल्टा t। यदि इस समयांतराल डेल्टा t में प्रवाहित आवेश का मान q हो तो निश्चित है q इक्वल टू I इंटू डेल्टा t के तुल्य होगा। इस यहाँ पर इसकी वैल्यू का मान q हो गया, ये हो गया W इक्वल टू माइनस q BLB या W अपॉन q इक्वल टू माइनस BLB। इस किए गए कार्य व आवेश के अनुपात को इस चालक तार के सिरों के बीच विद्युत बल यानी E कहते हैं। ये चालक तार इस अवस्था में एक सेल की भांति व्यवहार करेगा और इस सेल के लिए विद्युत भार बल का मान एकांक आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य के तुल्य होता है, अर्थात E इक्वल टू माइनस BLB। ये हो गया समीकरण नंबर 1। चालक तार के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E इक्वल टू माइनस BLB के तुल्य हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखें, जब ये चालक तार PQ से डेल्टा t समय अंतराल में डेल्टा x दूरी विस्थापित होकर नई स्थिति या नई पोजीशन P डैश Q डैश पर पहुंचा, तो इस चालक तार के द्वारा बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया। क्योंकि इसके द्वारा पहले बद्ध एरिया का मान ये था और अब बद्ध एरिया का मान ये हो गया। इस एरिया वृद्धि के कारण इससे बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। इस फ्लक्स परिवर्तन का मान डेल्टा फाई इक्वल टू B इंटू डेल्टा A के बराबर होगा। डेल्टा A की वैल्यू का मान अगर चालक तार की लंबाई L है, इस डिस्टेंस का मान डेल्टा x है, तो डेल्टा A इक्वल टू क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा A का मान L इंटू डेल्टा x के बराबर हो गया। इस वैल्यू का मान यहाँ रखा तो यह हो गया डेल्टा फाई इक्वल टू B L डेल्टा x। और चूंकि डेल्टा x की वैल्यू का मान B इंटू डेल्टा t के तुल्य है, तो यहां से हो गया डेल्टा फाई इक्वल टू B L B डेल्टा t। तो यहां से आ गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t इक्वल टू B L B। ये समीकरण 2 हो गया। अगर हम समीकरण 1 व 2 को कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर कंफर्म हो गया E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t। यही फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है। इस प्रकार से लॉरेंट बल के आधार पर फैराडे के नियम का सत्यापन हो गया। फैराडे के प्रथम नियम का यहाँ से सत्यापन हो गया। यहाँ पर ये ऋण चिन्ह शो करता है कि फ्लक्स परिवर्तन विद्युत वाहक बल विरोध के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात ये विरोध दर्शाता है कि प्रेरित धारा इस प्रकार होगी जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगी। इसके आधार पर फैराडे के द्वितीय नियम यानी लैंड के नियम की भी पुष्टि हो जाती है। बच्चों, इस चैप्टर का
दूसरा शीर्षक है स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण का अर्थ यह है कि यदि किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है या किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली के बंद परिपथ में होने पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। मान लिया कि ये हमारे पास एक कुंडली है, इसको बंद परिपथ में एक धारा नियंत्रक बैटरी व कुंजी के द्वारा जोड़ा गया। इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है या इस धारा नियंत्रक के द्वारा इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, अर्थात मुख्य धारा के मान को बढ़ाया जाए, तो प्रेरक धारा मुख्य धारा में हुए परिवर्तन का विरोध करेगी, तो निश्चित रूप से प्रेरक धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगी। यदि इसी कुंडली में धारा नियंत्रक के द्वारा मुख्य धारा के मान को घटाया जाए तो प्रेरक धारा मुख्य धारा के घटने का विरोध करेगी, जिससे कि प्रेरक धारा मुख्य धारा की दिशा में उत्पन्न हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेरक धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में भी हो सकती है, प्रेरक धारा मुख्य धारा की दिशा में भी हो सकती है। इस घटना का नाम है स्वप्रेरण। अगला है स्वप्रेरण गुणांक। हमने मान लिया कि इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है, तो अभी आपको बताया कि इसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स का मान कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। यदि प्रवाहित धारा का मान I व कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई व इस कुंडली में कुल फेरों की संख्या n हो, तो इस कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स का मान n फाई कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात n फाई प्रोपोर्शनल I। अगर हम समानुपाती हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट लगाएंगे तो ये हो गया n फाई इक्वल टू l I या l इक्वल टू n फाई अपॉन I। यहाँ पर l एक नियतांक है जिसे इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो इस फार्मूले के अनुसार हम स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक को डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे कहें कि माना कि इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करने पर इस कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E है, तो आप पढ़ चुके हैं इसके पहले E इक्वल टू माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अभी आपने किया कि स्वप्रेरण गुणांक का पहला फार्मूला हुआ L इक्वल टू L फाई अपॉन I। माना कि इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो धारा परिवर्तन के कारण यदि फ्लक्स में परिवर्तन की दर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो, तो फैराडे के नियम से E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आप फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम में पढ़ चुके। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं माइनस डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि यहां से n फाई की वैल्यू का मान Li है, तो यहां से हो गया E इक्वल टू माइनस डेल्टा Li अपॉन डेल्टा टी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी।
इस फॉर्मूले के अनुसार L का मान हो गया L इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये स्वप प्रेरकत्व या स्वप प्रेरण गुणांक का दूसरा फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले के अनुसार अगर हम स्वप प्रेरकत्व या स्वप प्रेरण गुणांक को डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंतरिक मान को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये स्वप्रेरकत्व के दो फार्मूले हो गए, एक हो गया L इक्वल टू N फाई अपॉन आई, दूसरा हो गया L इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब बात आती है कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होगा। ध्यान दें, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का SI मात्रक या MPS मात्रक सदैव हेनरी होता है। तो स्वप्रेरण गुणांक का SI मात्रक हेनरी हो गया। इसको याद रखना है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। यदि हम इसका यहां इस फार्मूले से विमीय सूत्र निकालें, तो अभी आपने किया L इक्वल टू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये हमने स्वप्रेरकत्व की न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली। इसके अनुसार L इक्वल टू E यहां पर इसका मात्रक होता है वोल्ट, ये हो गया इसका मात्रक वोल्ट इनटू सेकेंड बटे एम्पियर। वोल्ट होता है कार्य बटे आवेश, ये हो गया आपका कार्य बटे आवेश इनटू ये हो गया सेकेंड और ये हो गया एम्पियर। अगर इसका हम विभव सूत्र निकालें, तो यहां पर इस विभव सूत्र हो गया, यहां पर कार्य के लिए हो गया ml2t - 2, सेकेंड के लिए हो गया t, आवेश के लिए हो गया at और एम्पियर के लिए हो गया a। तो इसका विभव सूत्र हो गया ml2t - 2 a - 2। ये हो गया स्वप्रेरकत्व का विभव सूत्र ml2t - 2 a - 2। ये हुआ स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र और ये हो गया स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक। इस स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक के तमाम एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जितनी भी हमारी प्रतिरोधक कुंडलियां बनाई जाती हैं, उन कुंडलियों के अंदर दो तारों को किसी लकड़ी के बेलन पर दोहरा लपेटा जाता है, दो तारों को एक साथ मिलाकर के लपेटा जाता है और दोनों में ही धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, जिससे कि उस कुंडली में टोटल फ्लक्स का मान शून्य होता है, जिससे कि धारा परिवर्तन करने पर उसमें कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। ये स्वप्रेरण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अभी आपने पढ़ा स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण गुणांक। अगला है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। हमने मान लिया कि हमारे पास एक आठ त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, जिसमें फेरों की संख्या n है, उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो हमें उस समतल कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के मान को ज्ञात करना है। आपको इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, चुंबक में आपने पढ़ा कि अरे आठ त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव B इक्वल टू μ0/2 Ni/r के बराबर होता है। ऐसा आप चुंबक में पढ़ चुके हैं। अगर हम मान के चले कि उस समतल कुंडली का क्षेत्रफल A है, तो कंफर्म है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi इक्वल टू B इनटू A के बराबर होगा। यहां पर इसकी वैल्यू का मान हो गया, B की वैल्यू का मान है μ0/2 Ni/r और एक कुंडली का एरिया होगा जिसका मान होगा πr²। तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi इक्वल टू ये हो गया μ0/2 Ni/r। ये हो गया कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान। हमें निकालना है इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान। अभी आप इसके पहले पढ़ चुके, किसी कुंडली के लिए n phi इक्वल टू Li,
या L इक्वल टू N फाई अपॉन आई। अगर हम यहाँ पर इस फार्मूले में फाई की वैल्यू रखें तो कुंडली के स्वप पीड़न गुणांक या स्वप तत्व का मान N अपॉन आई और फाई की वैल्यू है μ0 अपॉन 2 N आई पाई आर। यहाँ से आई कैंसिल हो गया तो ये स्वप पीड़न गुणांक का मान हो गया L इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई N स्क्वायर आर। इस फार्मूले का उपयोग करके हम किसी आर त्रिज्या की समतल कुंडली के स्वप पीड़न गुणांक या स्वप पीड़न तत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है लंबी प्रणालिका का स्वप पीड़न तत्व। हमने मान लिया कि हमारे पास L लंबाई व A क्षेत्रफल की लंबी बाइक्रोड प्रणालिका है। तो अगर उस प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाए तो कन्फर्म है उस प्रणालिका के अक्ष पर या उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू μ0 N I अपॉन L के तुल्य होगा, जहां पर L है बाइक्रोड प्रणालिका की लंबाई, I है प्रणालिका में रहने वाली धारा और N है सटे हुए फेरों की संख्या। तो प्रणालिका के अक्ष पर प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू μ0 Ni अपॉन L के तुल्य होता है। ऐसा आप पिछले चैप्टरों में चुंबक में पढ़ चुके हैं। यदि इस प्रणालिका का क्षेत्रफल A हो तो इस प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू B इंटू A के तुल्य होगा। तो इसकी वैल्यू का मान हो गया μ0 Ni अपॉन L इंटू A। ये हो गया प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान। हमें इस प्रणालिका का स्वप पीड़न तत्व या स्वप पीड़न गुणांक का मान ज्ञात करना है और स्वप पीड़न गुणांक का फार्मूला होता है L इक्वल टू N फाई अपॉन I। तो यहाँ पर इस वैल्यू का मान रखा तो ये हो गया स्वप पीड़न तत्व L इक्वल टू ये हो गया N अपॉन I और ये हो गया μ0 अपॉन L N I A। यहाँ पर I से I कैंसिल हो गया तो इसके स्वप पीड़न तत्व का मान हो गया L इक्वल टू μ0 N स्क्वायर A अपॉन L। इस फार्मूले का उपयोग करके हम किसी बाइक्रोड लंबी प्रणालिका के स्वप पीड़न गुणांक या स्वप पीड़न तत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम ऐसा मान के चलें कि जो हमारी प्रणालिका है वो म्यू चुंबकशीलता की किसी क्रोड पर लिखती है तो इसके स्वप पीड़न तत्व का मान L इक्वल टू म्यू N स्क्वायर A अपॉन L के तुल्य होगा। यहाँ पर म्यू लिखते हुए पदार्थ की चुंबकशीलता है। इन फार्मूलों का उपयोग करके हम किसी लंबी प्रणालिका के स्वप पीड़न तत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। आपको पता है कि यदि हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो धारा के बढ़ने का विरोध करता है। इस विरोध के फलस्वरूप कार्य करना पड़ता है और उस किए गए कार्य की तुल्य ऊर्जा बैटरी के द्वारा क्षय होती है। यह ऊर्जा उस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है जिसे कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लिया कि किसी कुंडली में अल्प आवेश dq प्रवाहित किया गया तो अल्प आवेश प्रवाहित करने में किए गए अल्प कार्य का मान dw इक्वल टू माइनस E इंटू dq के तुल्य होगा। क्योंकि आपको पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस L di अपॉन dt। ऐसा भी आप पढ़ चुके। अगर इस E की वैल्यू यहाँ पर रखें तो अल्प आवेश dq प्रवाहित करने में अल्प किए गए कार्य का मान dw इक्वल टू माइनस E की वैल्यू का मान हो गया माइनस L di अपॉन dt इंटू dq के तुल्य हो गया। ये हो गया अल्प किए गए कार्य का मान dw इक्वल टू प्लस यहाँ पर dq अपॉन dt ये हो गया L di इंटू dq अपॉन dt। और आपको सबको पता है प्रवाहित धारा का मान I इक्वल टू dq अपॉन dt के तुल्य होता है। तो dq अपॉन dt की वैल्यू का मान I हो गया तो अल्प आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य का मान dw इक्वल टू Li di के तुल्य हो गया। मान लिया
धारा को अपने अधिकतम स्थायी मान I0 तक पहुंचने में कुल किए गए कार्य का मान W हो, तो कुल किए गए कार्य का मान W इक्वल टू इंटीग्रल 0 to I0 dW के तुल्य होगा। यहां पर इसका समाकलन कर दिया, ये हो गया 0 to I0 और इसकी वैल्यू का मान है Li di। यहाँ पर L कुंडली का स्वापीड़ का तो कांस्टेंट है और I का समाकलन I स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो इसका समाकलन करने पर कुल किए गए कार्य का मान L ये हो गया I स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट है 0 to I0। अगर इसकी हम लिमिट का मान रखेंगे तो कुल किए गए कार्य का मान W इक्वल टू हाफ L I0 स्क्वायर के तो हो गया। किसी कुंडली में अधिकतम स्थायी धारा I0 प्रवाहित करने पर कुल किया गया कार्य इस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान U इक्वल टू हाफ Li0 स्क्वायर के बराबर होगा। इस फॉर्मूले का उपयोग करके किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात किया जा सकता है। अगला है प्रेरकों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोग। मान लिया कि हमारे पास L1 L2 प्रेरकत्व की दो कुंडलियां हैं, इन कुंडलियों को क्रमशः श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो हमें निकालना है कि इनके तुल्य स्वप्रेरकत्व का मान कितना होगा। फर्स्ट है इसका श्रेणी क्रम। हमने मान लिया L1 L2 प्रेरकत्व की दो कुंडलियों को एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इनमें प्रवाहित धारा का मान I है। आपको पता है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो कंफर्म है पहली कुंडली से बद्ध फ्लक्स का मान φ1 इक्वल टू N1I के तुल्य होगा। अभी आप पढ़ चुके हैं किसी कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स का मान N5 इक्वल टू Li, तो पहली कुंडली से बद्ध फ्लक्स का मान φ1 इक्वल टू Li हो गया। दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स का मान φ2 इक्वल टू L2 इंटू I के तुल्य होगा। अगर दोनों कुंडलियों का कुल फ्लक्स φ हो तो φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2। यदि दोनों कुंडलियों का श्रेणी क्रम में तुल्य स्वप्रेरकत्व का मान L हो तो निश्चित है φ इक्वल टू Li इक्वल टू L1I प्लस L2I। यहाँ से I आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया तुल्य स्वप्रेरकत्व का मान L इक्वल टू L1 प्लस L2। तो यहाँ पर याद रखें कि श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व के प्रेरकों के स्वप्रेरकत्व का मान तुल्य स्वप्रेरकत्व का मान उन दोनों के अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है, अर्थात श्रेणी क्रम में स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है। नंबर 2 है इन प्रेरकों का समांतर क्रम संयोग। L1 L2 प्रेरकत्व की दो कुंडलियों को एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इनमें बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 I2 व कुल धारा का मान I हो तो निश्चित है I इक्वल टू I1 प्लस I2 के तुल्य होगा। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं di अपॉन dt इक्वल टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि L प्रेरकत्व की कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक का प्रथा फार्मूला E इक्वल टू माइनस L di अपॉन dt के तुल्य होता है। इस फार्मूले के अनुसार इन दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान समान होगा। तो अगर यहाँ से हम di अपॉन dt की वैल्यू निकालें तो di अपॉन dt की वैल्यू का मान माइनस E अपॉन L के तुल्य होगा। पहली कुंडली के लिए di1 अपॉन dt की वैल्यू का मान माइनस E अपॉन L1 होगा और दूसरी कुंडली के लिए di2 अपॉन dt की वैल्यू का मान माइनस E अपॉन L2 होगा। अगर ये सारे वैल्यूज के मान यहाँ पर रखें तो ये हो गया आपका माइनस E अपॉन L इक्वल टू माइनस E अपॉन L1 माइनस E अपॉन L2 और यहाँ से आपका आ गया 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। इस फॉर्मूले का उपयोग करके समांतर क्रम में
प्रेरकों के टोटल स्वप्रेरकत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यहां से क्लियर हो गया कि श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में प्रेरकत्व का मान घटता है।